Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science history, our past volume 2nd, class 7th. Okay, and chapter number 10, 18th century पॉलिटिकल फॉर्मेशन 18वीं शताब्दी में राजनैतिक गठन. ओके, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 150. ओके, एंड दिस इज वीडियो 6 ऑफ चैप्टर नंबर 10. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. Under the Peshwas, the Marathas developed a very successful military organization. Their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals, by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed. Okay, so under the Peshwas, ठीक है, under the Peshwas the Marathas developed a very successful military organization. ठीक है, तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, अंडर द पेशवा, पेशवा के नेतृत्व में या पेशवा के अंतर्गत द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. तो पेशवा की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैन्य संगठन, सक्सेसफुल, सफल, ठीक है, तो एक सफल सैन्य संगठन का विकास किया. ओके, देयर सक्सेस ले इन बाईपासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल्स. और उनकी जो सफलता का रहस्य था, वो रहस्य क्या था, बाईपासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल्स. ठीक है, उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए बाई रेडिंग सिटीज एंड by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed. ठीक है, तो उनकी सफलता का रहस्य हम बता रहे थे. उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर और कस्बों पर हमला कर देते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ कर लेते थे जहां रसद पाने आदि के रास्ते आसानी से रोके जा सके, जहां रसद पाने के या फिर आने जाने के आसानी से रास्ते रोके जा सके. रेनफोर्समेंट्स, उनका जो प्रोत्साहन होता था, ठीक है, तो वो क्या हो सके, कुड बी इजीली डिस्टर्ब, वो आसानी से डिस्टर्ब हो सके. तो पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया और उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोलते थे. ठीक है, और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों से मुठभेड़ लेते थे जहां से कि वे क्या कर सकें, रेडिंग सिटीज एंड बाय इंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरिया वेयर देयर सप्लाई लाइंस एंड रेनफोर्समेंट कुड बी इजीली डिस्टर्ब. जहां पर उनकी जो सप्लाई लाइंस होती थी, जहां पर उनकी आपूर्तियां नष्ट किए जा सकते थे और जहां पर रसद पाने के रास्तों को रोका जा सकता था, तो ऐसे स्थानों पर उनसे युद्ध या मुठभेड़ किया जाता था. ओके, Between 1720s and 1761, the Maratha Empire expanded. It gradually chipped away at the authority of the Mughal Empire. Malwa and Gujarat were seized from the Mughals by the 1720s. By the 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan. ठीक है, ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला. ही possessed the right to levy chauth and sardesh mukhi in the entire region. Between 1720 and 1761, ठीक है, तो 1720 से लेकर 1761 में जो मराठा एम्पायर था वो बहुत अधिक एक्सपेंड हुआ, उसका काफ़ी अधिक विस्तार हुआ. एक्सपेंडेड मीन्स विस्तार होना. इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द ऑथोरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720s. ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ और उसने ग्रेजुअली, धीरे धीरे
और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को नुकसान पहुंचाया, चिप्ड अवे, उसको क्षति पहुंचाई। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720s और 1720 के दशक में, ठीक है, 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए, ठीक है। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स, मुगलों से मालवा और गुजरात क्या कर लिए गए, छीन लिए गए, सीज कर लिए गए 1720 के दशक में। ओके, बाय द 1730s द मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है। और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई, ठीक है, एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है। समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ में ही पॉसेस द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेश मुखी इन द एंटायर रीजन, और साथ ही साथ इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया, ठीक है। तो 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिली और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी उन्हें मिल गया। ओके, आफ्टर रेडिंग दिल्ली in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Odisha in the east, and into Karnataka and the Tamil and Telugu countries in the south. See map 1. These were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty. Expansion brought enormous resources, but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile towards the Marathas. As a result, they were not inclined to support the Marathas during the Third Battle of Panipat in 1761. Okay, after raiding Delhi in 1737, 1737 पर दिल्ली में रेड मतलब धावा बोलना, दिल्ली में धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं क्या होने लगी, तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली इनटू राजस्थान एंड द पंजाब इन द नॉर्थ, और इनकी कहाँ बढ़ी, वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक इनका विस्तार क्या हो गया, बढ़ने लगा, इनकी सीमाएं बढ़ने लगी, ठीक है। तो 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा जो प्रभुत्व था, ठीक है, मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ने लगी और वे कहाँ बढ़ी, इनटू राजस्थान एंड द पंजाब इन द नॉर्थ, ठीक है। तो उत्तर में वे राजस्थान और पंजाब में, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा में, और कर्नाटक, तमिल और तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ, और दक्षिण में कर्नाटक, तमिल और तेलुगु प्रदेश तक इनका जो प्रभुत्व था, इनकी जो सत्ता थी वो बढ़ने लगी। ओके, These were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty, ठीक है, accepting Maratha sovereignty। तो इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन जो मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे रकम मांगी जाने लगी, ठीक है। तो उनसे क्या करने लगे, दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर, उन्होंने औपचारिक रूप से तो मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे उनको स्वीकार किया, औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। ओके, So expansion brought enormous resources but it came at a price. Okay, तो जो एक्सपेंशन हो रहा था, जो विस्तार हो रहा था साम्राज्य के, इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, उन्हें बहुत ज़्यादा इनॉमरस रिसोर्सेज मिले, बहुत अधिक संसाधन मिले, बट इट केम एट अ प्राइस, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। ओके, दीज मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मराठा,
ठीक है। अब जो ये मिलिट्री कॉम्पेन्स थे, जितने भी जो ये सैन्य अभियान थे, तो मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए, उनसे उनके क्या होने लग गए, उनके खिलाफ हो गए। ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। तो इस प्रकार परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिल पाई। ठीक है, उनको क्या हुआ, कोई भी सहायता नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई कोई भी सहायता? क्योंकि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि 1737 पर दिल्ली पर धावा बोलने के बाद जो मराठाओं में प्रभुत्व बढ़ा था, तो उससे उन्होंने, उनकी जो सत्ता थी वे बहुत जगह फैल गई थी, और उन्होंने उस क्षेत्र को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में वे उनसे बहुत अधिक भेंट की रकम ले रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के कई कारण थे उसमें। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट, alongside endless military campaigns, the Maratha, okay, military campaigns, the Maratha developed an effective administrative system as well. Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local conditions into account. Agriculture was encouraged and trade revived. This allowed Maratha chiefs, Sardars like Sindhia of Gwalior, Gaikwad of Baroda, and Bhosle of Nagpur the resources to raise powerful armies. Maratha campaigns into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region. Ujjain expanded under Sindhia's patronage and Indore under Holkar's. Okay, by all accounts, these cities were large and prosperous and functioned as important. So, alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well. ओके, और अंत में स्टूडेंट, जो अंतहीन, एंडलेस मीन्स जो अंतहीन मिलिट्री कंपेन्स थे, मिलिट्री जो सैन्य अभियान थे, तो अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी शासन व्यवस्था भी तैयार की। ठीक है, अलॉन्ग साइड एंडलेस मिलिट्री कंपेन्स द मराठास डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। ठीक है, तो अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। वंस कंक्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड एंड मराठा रूल वॉज सिक्योर, रेवेन्यू डिमांड्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड, टेकिंग लोकल कंडीशंस इनटू अकाउंट। ओके, और उसके बाद जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। धीरे धीरे क्या की गई? भू राजस्व की मांग की गई। एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। ठीक है, और जो भी एग्रीकल्चर था, जो भी कृषि था, तो कृषि को प्रोत्साहित किया गया, और जो व्यापार था उसको क्या किया गया? ट्रेड रिवाइव्ड, और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। दिस अलाउड मराठास चीफ सरदार्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। ठीक है, इससे क्या हुआ? जो सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार थे, उन सरदारों की जो शक्तिशाली सेनाएं थी, खड़ी करने के लिए उन्हें बहुत से संसाधन मिल सके। ठीक है, तो क्या हुआ? जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था, तो मराठों का शासन भी सुरक्षित हो जाता था, और वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग बढ़ाई गई। ठीक है, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के संसाधन मिल सके। ओके,
and Maratha campaigns into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperities of the cities in the region. और 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों के ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई. ठीक है. उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियास पैट्रोनेस एंड इंदौर अंडर होलकार्स. ओके. उज्जैन एक्सप्लेन्ड. ठीक है. और उसके बाद उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा, वो समृद्ध होता गया. ठीक है. उज्जैन किसके संरक्षण में? सिंधिया के संरक्षण में. और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा. बाय ऑल अकाउंट्स दी सिटीज़ वर लार्ज एंड प्रॉस्पेरस एंड फंक्शनड एज इम्पॉर्टेंट. ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे इम्पॉर्टेंट क्या थे? दे वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स. ठीक है. और वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमर्शियल मीन्स व्यापारिक. ठीक है. व्यापारिक या वाणिज्यिक और सेंटर और कल्चरल सेंटर्स और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे. ठीक है. तो जो उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के संरक्षण में फलता फूलता रहा, तो ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे. ओके. New trade routes emerged in the areas controlled by the Marathas. ठीक है. और मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुल गए थे. The silk produced in the Chanderi region now found a new outlet in Pune. ठीक है. और इस प्रकार चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया. ठीक है. द मराठा कैपिटल, मराठा की राजधानी पूना में उनको क्या मिल गया? नया व्यापार मिल गया. ठीक है. नया बाजार मिल गया. और बुरहानपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत नाउ एक्सपेंडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन द साउथ एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट. ओके. तो बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में व्यस्त था, संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था. ओके. नाउ नेक्स्ट द जाट. अब हम पढ़ेंगे जाट के बारे में. लाइक द अदर स्टेट्स द जाट्स consolidated their power during the late 17th and 18th century. Under their leader Chauraman, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi, and by the 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. For a while they became the virtual custodians of the city of Agra. Okay. So like the other states, the Jats consolidated their power during the late 17th and 18th centuries. ठीक है. अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता को consolidated किया, सुदृढ़ किया, मजबूत किया. ओके. ड्यूरिंग द लेट 17th and 18th century under their leader. ओके. अंडर देयर लीडर, अपने नेतृत्व में चौरामन, जो चौरामन थे, अपने नेता चूड़ामन, जिसको हम बोल सकते हैं अपने नेता चूड़ामन, दे एक्वायर्ड कंट्रोल अदर टेरिटोरीज. ठीक है. अदर टेरिटोरीज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली. ठीक है. और इसी प्रकार अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया. ठीक है. दिल्ली में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया. और एंड बाय द 1680s और 1680 के दशक तक दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा. ठीक है. और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया. ठीक है. फॉर अ वाइल, वस्तुतः कुछ समय बाद, दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा. वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए. ओके.
The Jats were prosperous agriculturists, and towns like Panipat and Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them. Under Surajmal, the kingdom of Bharatpur emerged as a strong state. When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city notables took refuge there. His son Jawahar Shah had 30,000 troops of his own and hired. Okay, the Jats were prosperous agriculturists, and towns like Panipat and Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them. ठीक है, तो इस प्रकार से जो जाट थे, जाट क्या थे, एक प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट थे, मीन्स कि एक समृद्ध कृषक थे, और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए. ठीक है, and trading centers in the area dominated by them. Under Surajmal, the kingdom of Bharatpur emerged as a strong state. ठीक है, और सूरजमल के राज में भरतपुर, ठीक है, सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर गया. When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city's notables took refuge there. Okay, और 1739 यानी 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में जाकर क्या ले ली, शरण ले ली. नोटेबल्स टुक रिफ्यूज देयर. ओके, व्हेन नादिर शाह सेक्ड दिल्ली इन 1739, मैनी ऑफ द सिटीज नोटेबल्स टुक रिफ्यूज देयर. ठीक है, तो जैसे ही नादिर शाह ने कब 1739 में 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ले ली. ओके, मैनी ऑफ द सिटी नोटेबल्स टुक रिफ्यूज देयर. हिज सन जवाहर शाह, और उनके पुत्र जवाहर शाह ने 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन एंड हायर, और नादिर शाह के पुत्र जवाहर शाह के पास 30,000 ट्रूप्स मीन्स सैनिक थे, और उसने हायर अनदर 20,000 Marathas, okay, 20,000 Marathas and 15,000 Sikhs to light the Mughals. Okay, और उन्होंने 20,000 मराठा, 30,000 तो उनके पास क्या थे, सैनिक थे, 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, एंड 15,000 सिख ट्रूप्स टू फाइट द मुगल्स, और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के साथ वह मुगलों से लड़ा. While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden palace combining styles seen at Amber and Agra. Its buildings were modelled on architectural forms first associated with royalty under Shah Jahan. Okay, see figure 12 in chapter 5 and figure 12 in chapter 9. While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden palace combining styles seen at Amber and Agra. ठीक है, इस प्रकार जहाँ की जो भरतपुर का किला था काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल वे पर बनाया गया था, ट्रेडिशनल स्टाइल पर यानी पारंपरिक शैली में बनाया गया था. वहीं दीग में, ठीक है, एट दीग द जाट्स बिल्ट एन एलोबरेट गार्डन पैलेस कंबाइनिंग स्टाइल सीन एट अम्बेर एंड आगरा. वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को मिलाते हुए एक विशाल बाग महल बनाया. ठीक है, एक क्या बनाया, बहुत ही गार्डन पैलेस यानी बाग महल, बगीचा महल बनाया. इट्स बिल्डिंग्स वर मॉडल्ड ऑन एग्रीकल्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विथ रॉयल्टी अंडर शाहजहां. ठीक है, और शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी. ओके, and students see figure 12 in chapter 5 and figure 12 in chapter 9. तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 5 के फिगर नंबर 12 में और चैप्टर 9 के फिगर 12 में हम देखेंगे कि कितना सुंदर भरतपुर का किला और कितना सुंदर जयपुर और अंबर, ठीक है, अंबर में और आगरा में ये सारे जो किले बनाए गए थे, और विशाल बाग महल कैसे बनाया गया था, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को का समन्वय करते हुए उन्हें
लाते हुए। ओके, नाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 टू 1794। यहाँ पर छोटा सा रूप हम फ्रांसीसी क्रांति का बताएंगे। इन द वेरियस स्टेट सिस्टम ऑफ 18th century India, the common people did not enjoy the right to participate in the affairs of their governments. In the Western world, this was the situation until the late 18th century, the American 1776 to 1781. The American and French revolutions challenged the social and political privileges enjoyed by the aristocrats. Okay. So, in the various state systems of 18th century India, alright, India, the common people did not enjoy the right to participate in the affairs of the government. तो 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ओके, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और पश्चिमी संसार में, पश्चिमी दुनिया में, दिस वाज द सिचुएशन अंटिल द लेट 18th सेंचुरी, और पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक यह बनी हुई थी। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैलेंज्ड द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस एंजॉय बाय द एरिस्टोक्रेट्स। ओके, और अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकी और फ्रांसीसी जो क्रांति थी, ठीक है, अमेरिकी और जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसने चैलेंज किया, उसने चुनौती दी, किसको दिया? उन्होंने, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ नोबल वर्ग के सामाजिक, ठीक है, और साथ साथ नोबल वर्ग के सामाजिक लोगों को और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1794 तक चली थी, तो यह 18वीं शताब्दी में स्टूडेंट्स भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। During the French Revolution, the middle classes, peasants and artisans fought against the special rights enjoyed by the clergy and the nobility. They believed that no group in society should have privileges based on birth. Rather, people's social position must depend on merit. The philosophers of the French Revolution suggested that there be equal laws and opportunities for all. They also held that the authority of the government should come from the people who must possess the right to participate in its affairs. Movements such as the French and American revolutions gradually transformed the subjects into citizens. During the French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान the middle classes, peasants and artisans fought against the special rights enjoyed by the clergy and the nobility. तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरी गणों और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दे बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, रादर पीपल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मैरिट। ठीक है, उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। द फिलोसफर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सजेस्टेड दैट देयर बी इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ठीक है, और साथ में फ्रांसीसी क्रांति के जो दार्शनिक थे, उन्होंने यह सुझाया कि सभी के लिए समान और कानूनी अवसर मिलने सबको चाहिए। दे ऑल्सो हेल्ड दैट द ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल हु मस्ट पॉजेस द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स अफेयर्स। ठीक है, उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। ओके, Movements such as the French and American revolutions gradually transformed subjects into citizens. और फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला।
The ideas of citizenships, nation state and democratic rights took roots in India फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। ओके स्टूडेंट्स, now here imagine, okay, now imagination time. Now imagine students, you are a ruler of an 18th century kingdom, ठीक है, आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के क्या हैं, शासक हैं। ओके, tell us about the steps you would take to make your position strong in your province and what oppositions or problems you might face while doing so। अब आपको इमेजिन करना है कि आप 18वीं शताब्दी के एक राज्य के शासक हैं। अब यह बताइए कि आप अपने प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे और ऐसा करते समय आपके सामने क्या क्या विरोध, ठीक है, या क्या क्या कठिनाइयाँ या समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं जब आप कुछ ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे कि आपके प्रांत की स्थिति क्या हो, मजबूत हो, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और इस कदमों को उठाने के लिए इन विचारों को के लिए आपके सामने कई समस्याएं और विरोध भी आ सकते हैं। तो आपके विचार से ये क्या होंगे। ओके, एंड नाउ स्टूडेंट्स हियर, now read this one, the power of the jars। Okay, have you read this? Okay, now we will read again students। The power of the Jats reached its zenith under Surajmal, who consolidated the Jat state of Bharatpur in present-day Rajasthan during 1756 to 1763. The areas under the political control of Surajmal broadly included parts of modern eastern Rajasthan, southern Haryana, western Uttar Pradesh and Delhi. Surajmal built a number of forts and palaces, and the famous Lohagarh fort in Bharatpur is regarded as one of the strongest fort built in this region। And here portrait of सूरजमल हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सूरजमल का रूप चित्र हम पोर्ट्रेट यहाँ पर देख सकते हैं। So now read that the power of the Jats reached its zenith under Surajmal, who consolidated the Jat state at Bharatpur in present day Rajasthan during the 1756 to 1763। तो जाटों की शक्ति सूरजमल के समय अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, जो कि आधुनिक राजस्थान में है, संगठित किया। ओके, The areas under the political control of Surajmal broadly included parts of modern eastern Rajasthan, southern Haryana, western Uttar Pradesh and Delhi। All right, और स्टूडेंट सूरजमल का जो राजनीतिक नियंत्रण था, उस नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। ओके, सूरजमल built a number of forts and palaces, and the famous Lohagarh fort in Bharatpur is regarded as one of the strongest fort built in this region। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वन फिगर, look this figure, figure 8, 18th century palaces complex at Dig। Note the Bangla dome on the assembly hall on the roof of the buildings। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर राजमहल बनाया गया है। ये 18वीं सदी का दीग का राजमहल समूह है। और इमारत की छत पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुंबद पर आप ध्यान दीजिए, यह बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर दिखा रहा है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर गुंबद भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में जो दीग का राजमहल समूह था, यह वहाँ के सांस्कृतिक और वहाँ के आर्थिक और वहाँ का आर्किटेक्चर को बहुत ही अच्छे रूप में प्रदर्शित करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, today's chapter is finished now। All right, and tomorrow I will be back with new topics। So till then students, take care, revise your work, read properly and stay safe। Thank you very much. Have a nice day।